नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो दिल्ली में केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरे मंच से यह ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। पूरी तरीके से ऐलान कर दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट से पहले रिहाई और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री पद का त्याग। अब इसको लेकर कई अंदेशे लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये प्लानिंग है, कोई कह रहा है ये स्ट्रैटेजी है, कोई ये कह रहा है ये सिंपैथी वाला कार्ड। एक बार सुन लीजिए मुख्यमंत्री ने आज भरे मंच से क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। सुनिए। की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि अब वो जनता के बीच जाएंगे और फिर तब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें परमिशन नहीं देती है या जनता जनाधार नहीं देती है, तब तक वो कुर्सी पर विराजमान नहीं होंगे। और आज पूरे दिन ये खबर सबसे हॉट टॉक रही। मतलब हर जगह पर चर्चा का विषय बना हुआ था कि केजरीवाल अचानक कैसे भरे मन से ऐलान कर देते हैं और खुद वो पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी कह रहे हैं कि ये भी किसी मंत्रालय में शामिल नहीं हो गया, हम जनता के बीच में जाएंगे। अब इसको लेकर पूरे दिन हंगामा मचा। हंगामा बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, हर जगह तक हंगामा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह तक हंगामा। और अब हम आपको कुछ नेताओं के बयान सुनवाने वाले हैं इस ऐलान के बाद। सुनिए। परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। अलग विषय है तो उसी समय इस्तीफा करके यही बात बोल देते, जनता के बीच जाते। किसने रोक दिया जनता के बीच जाने से? जनता के बीच जाए, कोई भी पार्टी का कोई लीडर जनता के बीच जाना चाहता है, उसको कोई रोक कैसे देगा? वो अलग विषय है। लेकिन उनको इस्तीफा उसी समय करना चाहिए था। अब इतने दिनों के बाद उस संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बाद अब रिजाइन करके जनता के बीच जा रहे हैं। मुझको नहीं लगता है कि लोगों को देखो, केजरीवाल जितना जल्दी रिजाइन करे उतना ही जल्दी अच्छा है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया तब भी जो मूल आरोप उनके ऊपर था, सारे के ऊपर पुनः टिप्पणी दिया है। केजरीवाल जी भारत की भ्रष्टतम राजनीतियों में एक है। इस देश की विभिन्न कचहरियां, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं और इसी के रहते
उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। कि मुझे लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं, मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति बहुत मुश्किल है ढूंढने से भी मिलना। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, मैं इनको याद करा देना चाहता हूँ। पैसा कमाना होता तो करोड़ों रुपए वहीं कमा सकते थे, आराम की जिंदगी जीते। उसको छोड़ के झुग्गियों में जाके रहने लगे, मदर टेरेसा के कैंप के अंदर गए, जनता की सेवा की, मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने पहले भी छोड़ी थी। और बीजेपी ने तो बहुत कोशिश करी हमें तोड़ने की, झुकाने की, जेल में भेज दिया, सब कुछ किया, परंतु अरविंद जी जेल से डरे नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत का गलत इस्तेमाल बीजेपी ने। तो अब दो सवाल, उत्तराधिकारी कौन और इस्तीफा ये जरूरी था या मजबूरी थी, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नवीन शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी, और रतन तिवारी, नेता कांग्रेस, थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। दारा सिंह, नेता समाजवादी पार्टी, और रमन सिंह आजाद, नेता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। सवाल ये कि नया उत्तराधिकारी दिल्ली का कौन हो रहा है, पहला, और दूसरा ये कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई अब हमें सुप्रीम कोर्ट से छूट मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको बेल दे दिया है, अब हम अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा हवा बना रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल, जितना बड़ा है नहीं वाकई में। भाई एक सुप्रीम कोर्ट से छूट कराए, कोई अब बॉर्डर से जीत कर थोड़ी आए। देखिए, पहली बात तो जो इस्तीफे की बात है, तो आम आदमी पार्टी ने 2 दिन का समय लिया है। 2 दिन का समय इसलिए लिया गया है ताकि, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हाई कमान नहीं होता। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि निर्णय कोई एक व्यक्ति करेगा कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है, इसके सर पे हाथ रख दिया, ये होंगे। निर्णय पार्टी के लोकतांत्रिक फोरम पर होते हैं, उसी पर होंगे। 2 दिन का समय इसलिए लिया गया, पहली बात। और दूसरी बात, जेल से इस्तीफा या जब जेल जाने से पहले इस्तीफा न देने की बात जहां तक आती है, तो आम आदमी पार्टी ने जेल जाने से पहले अरविंद जी के मामले में एक सर्वे कराया था कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि अरविंद जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दिल्ली की जनता ने स्पष्ट रूप से विभिन्न माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से आम आदमी पार्टी तक ये संदेश पहुंचाया कि अरविंद जी को कतई इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद कहीं न कहीं जनता में ये संदेश जाएगा कि क्या अरविंद जी दोषी हैं। और सरकार उसके बाद नहीं, तो ये इस्तीफे वाला सर्वे कब करवाया आपने रमन जी? नहीं, दिल्ली नहीं, चुनाव से जेल जाने से पहले अरविंद जी के, जब ये था कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है, तब करवाया था ये सर्वे। तब हुआ था, तब आम आदमी पार्टी ने सर्वे करवाया था और दिल्ली की जनता के मत मांगे थे। तो क्योंकि
जो ईडी या सीबीआई या जितनी भी इस जांच एजेंसी घोटाले की जांच कर रही है, उनका उद्देश्य जांच करना नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी न किसी तरीके से जेल में रखा जाए। मैं बता दूं, 2 साल हो गए लगभग इस पूरे केस को चलते हुए। केस अभी चल नहीं रहा, इस पूरी जांच को चलते हुए 2 साल में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पे बस केस को आगे खींचा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि किसी तरह बस नेताओं को जेल में रखा जाए। माननीय कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप ट्रायल नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो सिर्फ केवल इनको जेल में रखने के लिए आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सप्लीमेंट्री लगा रहे हैं, फाइनल चार्जशीट नहीं दे पाए, तो बहुत लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। उस बेस पे माननीय कोर्ट ने जमानत दी। ठीक है रमन सिंह जी, देखिए मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा लंबी चलने वाली है। जवाब दीजिए नवीन शर्मा जी। वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान करना ही आपका मकसद था, बाकी कुछ घोटाला वोटाला हुआ नहीं है, कोई मामला है नहीं, बस पार्टी को परेशान करना ही आप लोगों का मकसद था। और वो इसके लिए ईडी सीबीआई को तो मतलब दोषी मान ही रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इशारा आप ही का है। नवीन जी। सबसे पहले शिवम जी, मैं आदरणीय रमन जी की बात पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दिल्ली को एक गढ़ बना चुकी है। और जैसा कि इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने दिल्ली के लोगों से सर्वे करा लिया, अगर दिल्ली के लोगों से सर्वे कराया है तो भारतीय जनता पार्टी के 7 के 7 सांसद जीते हैं हमारे इसी लोकसभा में 4 महीने पहले। तो अगर सर्वे में श्री अरविंद केजरीवाल की तरफ जनता थी तो हमारे सांसद कैसे जीते? ये भी तो एक मुद्दा बनता है। जनता का जनार्दन का जनता त्रस्त है दिल्ली की। और रही बात जो हमारी पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी पे आदरणीय रमन जी ने एक बात कही कि हमारी भाजपा का षड्यंत्र है, तो मैं ये जरूर इनको बताना चाहूंगा, सीबीआई ईडी किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम नहीं करती है, वो साक्ष्य के तहत पे काम करती है। आपके यहाँ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये लाइन से एक लंबी लिस्ट है इनकी, और सब बेल पे बाहर। नहीं तो नवीन जी, अगर ये बात है तो फिर आज तक ट्रायल नहीं हो पाया। मैंने फिर आपको बताया कि एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मैं कि जब कोर्ट में, न्यायालय में कोई केस होता है तो ये इनके वकील पक्ष और सीबीआई के वकील पक्ष की आपस की बहस है। इस पे भारतीय जनता पार्टी इनका केस नहीं लड़ रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी आज देश के केंद्र में है और बाकायदा केंद्र से इनका एक अच्छे संदेश है कि भाई हम लोग देश के विकास की बात करते हैं, और ये लोग देश की बात विकास करने के नाम पे आए थे। और ये विकास किसका कर रहे हैं आप खुद देख लीजिए। इन्होंने कहा था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, तो भैया ये जब इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजों का दुरुपयोग करके बात घुमा के आ गए हैं, ये आप बताइए देश का कोई मुख्यमंत्री अगर उनको जेल जाना पड़ जाए तो नैतिकता क्या कहती है कि उन्हें अपनी जनता के साथ कोई ऐसा आधिकारिक व्यक्ति चुन के जाना चाहिए ताकि उनको दिल्ली में तरफ ना हो। 177 दिन जेल के अंदर रहे, दिल्ली की आम जनता की मुसीबत रही ना। दिल्ली को मुख्यमंत्री कहाँ मिला 177 दिन? रमन जी, इस चीज का सर्वे आपने नहीं तो एक सेकंड नवीन जी, अब वो इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, अब खुश है कि नहीं आप? सर मैं आपको एक चीज बताऊं, इस्तीफा इनका देना एक नाटक है, क्योंकि ये इस्तीफा भली भांत सहानुभूति लेना चाहते हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं। नहीं तो एक बात बताइए नवीन जी, एक बात बताइए, इसके पहले आपके जितने नेता हैं सब ये कह रहे थे कि भाई मोरालिटी के ग्राउंड पे आकर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अब जब इस्तीफा देने का ऐलान किया तो आप कह रहे नाटक कर रहे हैं, मतलब चिट भी आपकी पट भी आपका। शिवम जी, इस्तीफा इनको जेल जाते समय ही देना चाहिए था, तब नैतिकता थी, तब संविधान का सम्मान करते, ताकि दिल्ली अनाथ तो ना होती। 177 दिन बिना सीएम के अनाथ रही दिल्ली। हमारी दिल्ली के, आप दिल्ली प्रदेश के जन जन से पूछिए, बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो सीएम के साथ होनी चाहिए, वो कहाँ थी? ये नैतिकता के आधार पे इनको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम तो पहले से कह रहे थे ये बात, मगर इन्होंने क्या किया, आज सुबह इनके बयान को आप गौर से देखिए। इन्होंने सबसे पहले बयान की शुरुआत की कि मैं जेल के अंदर रहा तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, और जेल डायरी पढ़ी शहीद भगत सिंह जी की। और इन्होंने एक बात और भी कही कि मैंने राजनीतिक बुक भी पढ़ी। आप ये जरा दौर दीजिए, जब ये राजनीतिक बुक अंदर से पढ़कर आए हैं तो उसका ज्ञान तो कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे ना।
तो इनका ये ज्ञान था कि मैं जब जेल से बाहर जाऊं तो कैसे सहानुभूति दूं। प्लस आज ये बेल वाले सीएम साहब हैं, वो भी तो अब 2 दिन की इन्होंने बात की है। एक बात और कहना चाहूंगा, इनके पास न्यायालय ने क्या कहा, आप साइन नहीं कर सकते, आप सीएम आवास नहीं जा सकते, सीएम मुख्यालय मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा नवीन जी, मैं उस पर आऊंगा। हमारे 2 मेहमान और हैं अभी हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं रतन तिवारी जी। रतन तिवारी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, तो रतन तिवारी जी, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। खुश तो आप भी बहुत होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं इससे खुश तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसे यह भारतीय जनता पार्टी और पूरी यंत्रणा, केंद्रीय एजेंसियां जिस मुख्यमंत्री को झुकाने में, जिसकी पार्टी को तोड़ने में पूरी शक्ति लगा दिए, और जब लोकसभा चुनाव आया उसे जेल में डाला गया, और जब विधानसभा चुनाव आया वापस जेल में डाला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगर बेल दिया है तो बेल मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच नाच रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कि जो इनके एक बहुत ही अजीज इनके साथी हैं अजीत पवार, वो अजीत पवार 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटाला जो उनके ऊपर आरोप लगा था, वो घोटाला किसने आरोप लगाया? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के विधानसभा चुनाव में बोल रहे थे कि उस अजीत पवार को जेल में डालने का काम किया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मात्र 24 घंटे में वो अजीत पवार इनके साथ चले आते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं, ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो और अगर ये मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में पीछे भी नहीं हटते। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र देश के सामने आ चुका है, और यह आज बैसाखी के सहारे आ चुके हैं। और ठीक है, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बदल दिया करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। एक सेकेंड रतन जी, ये एलिगेशन, ये आरोप कौन सी पार्टी ने लगाया था आम आदमी पार्टी के ऊपर या अरविंद केजरीवाल के ऊपर? शराब नीति। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारा उनके साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव पे हुआ है, विधानसभा चुनाव में। मैं चुनाव पे जा ही नहीं रहा हूँ रतन जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो निर्गत आज हो रही है आम आदमी पार्टी की, ये कौन, मतलब शुरुआत किसने की थी? देखिए, मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और मजबूती से दमदाटी के साथ लड़ेगी। और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अच्छा काम करते हैं तो उनकी सराहना भी की जाएगी। अगर जनता को, दिल्ली की जनता को अगर तकलीफ होगी तो तकलीफ की जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम मजबूती से मुद्दा उठाएंगे, उनके खिलाफ आक्रामक होंगे। अच्छा, तो ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल अच्छे नेता है ना? बिल्कुल अच्छे नेता है, बिल्कुल, मैं तो उनकी तारीफ बिल्कुल करता हूँ। क्यों अच्छे नेता नहीं है? जो लगातार 3 बार दिल्ली की जनता ने उसे मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, जो व्यक्ति इस तानाशाह की सरकार से डरा नहीं, जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बटालियन से नहीं डरा, झुका नहीं, हमारे साथ ये रतन जी, ये तानाशाह को तीसरी बार किसने बैठा दिया? कहाँ बैठा दिया? तानाशाह को केंद्र में किस, बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री कौन है, नाम जरा बताएंगे क्या? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। ठीक है रतन जी, मैं आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए भैया, इस वक्त तो आप तो हालांकि अब तो दिल्ली में ही आ गया है आपका शीर्ष नेतृत्व। मैं ये कह रहा हूं कि ये अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं इस्तीफा देने, हम जनता के बीच जाएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से तुम कह रहे हो कि इतने मासूम हो, अगर तुम मासूम ही थे, अब तुम बेल पर आ गए थे, अब जब तुम सारी जिम्मेदारी उठा सकते थे तब तुम इस्तीफा देके भाग रहे हो। यानी कि दिल्ली की जनता से तुम हमेशा भाग रहे थे, जब तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए था तब तो तुम दिए नहीं। अब बीजेपी वाले भी यही अटैक कर रहे हैं कि ये नौटंकी है सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल की। दुबे जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, और बैठे हुए सभी और दर्शकों को, आपके सभी को नमस्कार। देखिए, एक कहावत होती है गाँव में कि सूद बोले तो बोले, चिरंजी क्या बोले, जिसमें 72 मुखिया तो यहाँ भी कहती है कि भैया आप भी देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप भी इस्तीफा दे दीजिए, है ना। जैसे हमला के बाद कार्रवाई छुपा दी गई, चंदा लेने वाली बात को छुपा दिया गया, वैक्सीन जो हमारे देश में आया वो उस पर सब मतलब लीपापोती हो गई देश में।
अगर कोई जेल से आकर कह रहा कि मैं अभी बरी नहीं हुआ, मुझे जनता के बीच में जाकर अपना फैसला लेना है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों फूलन हो रही, इनके सूजन जा रही। अगर वो नेता हैं, वो चाहते हैं कि हम जेल से छूटे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी तो जानते हो फिर 2-2 रुपए पे रखती है झूठ बुलवाने के लिए बीच में, फैलवाने के लिए। कितना बड़ा इनका एक झूठ का पूरा गैंग बना के रखे हुए हैं ये लोग। अब झूठ फैलाया तो अब केजरीवाल ने सोचा कि चलो भाई, जिस तरह से इन्होंने झूठ फैलाया है, मैं जमानत में छूट के आया हूँ, चलता हूँ जनता से अपना निर्णय ले लेता हूँ, सर्टिफिकेट ले लेता हूँ। अब इनको क्या समझ में आएगा कि राजनीति है क्या चीज। अभी ये कह रहे थे कि जेल में उन्होंने डायरी पढ़ी, उन्होंने गाड़ी आवाज कही। अरे भैया, तुम्हारा वाला तो फकीर था, कितने महंगे सूट पहनता है, कितनी नोटंकी कितने भर में करता है, 17 कैमरा लेके चलता है। आप वाले अपने मदारी को तो पहले देखो कि डमरू कैसे बजवा रहा है। मतलब ये कहते नहीं, अपनी तो वाहवाही, दूसरा कर दे तो बेईमानी। भारतीय जनता पार्टी पहले किसी पे अंगुली उठाने से पहले अपना चरित्र देख ले, अपना उत्तर प्रदेश देख ले, जहां इनका मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर आप एक बार देख लीजिए उठाकर, हर खबर देख लीजिए, और जहां इनके मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वहां की आप खबर देख लीजिए। मगर अब इनकी आंख का पानी मर चुका है। ये लोग एकदम, मतलब ये इनके मोहल्ले वाले कहेंगे, अरे वो देखो भारतीय जनता पार्टी का आदमी जा रहा है, तो या तो खिसियानी बिल्ली की तरह चले जाएंगे, समझ गए। इनको तो अब कोई मुंह नहीं लगाता। एक तरह से पूरी तरह से देश के अंदर जो ये खौफ फैला दिए हैं, भ्रष्टाचार फैला दिए हैं। भैया ये भी नहीं, एक सेकेंड, दारा सिंह जी, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल छूट कर आए हैं, इनोसेंट हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी ने उनको परेशान किया, सुरक्षा जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने उनको परेशान किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते वक्त ये जो 6 टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया कि आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे, फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जरूरत थी उनको बोलने की। सीधा सीधा बोलना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने प्रताड़ित किया, इसलिए हम बाइज्जत और पूरा तरीके से बरी करते हैं। ये कहा मतलब कहीं पे कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मुझे तो नहीं सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया तो बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, हाँ, आप कह दोगे कि न्यायालय पे उंगली उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। आप जिस हिसाब से इनोसेंट बता रहे हो कि बीजेपी ने परेशान किया, सीबीआई ने ये किया वो किया, सर हाईकोर्ट ने क्या कहा था इस मामले में, याद है आपको दारा सिंह जी? आप बोल लेने दीजिए थोड़ा सा भाई। जी बोलिए। जी देखिए, इन्हीं लोगों ने, एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था, हाँ। उसके बाद इन्होंने कहा था कि पूरे देश में कहा कि भाजपा मोदी जी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया। तो आप सुन लीजिए कि मोदी जी के ही कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश कर दिया होगा। और वो कौन सा आदेश था, उसका भी जिक्र कर दीजिए। भाई, राम मंदिर का जब वो आया फैसला, तो इन लोगों ने तो बड़े बड़े पोस्टर भी लगवाए थे अयोध्या में। अयोध्या से लेकर कई जगह इनकी जो IT सेल है, गालीबाज जो गैंग है, उसने भी यही चीज किया कि मोदी जी के कहने से सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। ठीक, जैसे यूक्रेन में आपने देखा होगा, इन्होंने वो रुकवा दिया, युद्ध रुकवा दिया, मणिपुर में तो रुकवा नहीं पा रहे हैं, और ये विदेशों में चले जाते हैं रुकवाने, इतने महान दिन के प्रधानमंत्री एक महान डमरूबाज। ठीक, तो अब आप सोच लीजिए, जब ये इन्हीं के, हमारा सवाल नहीं है, ये आज फंस रहे हैं अपने सवाल, तो भाई मोदी जी ने इतनी शर्तें रख दी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट जी आप ऐसा करिए, हरियाणा यहाँ चुनाव है, आप अरविंद केजरीवाल को जी को छोड़िए, और ये क्या कहते हैं, इतनी शर्तें रख दीजिए। अब शर्तों में फंस गए बेचारे, फिर से फंस गए डमरूबाज, हमारे जो डमरूबाज है वो फंस गए। अब उन्होंने क्या किया कि चलो भाई, हमें सुप्रीम कोर्ट ने भाई जमानत दी, जमानत कितने दिन की होती है, रद्द भी हो सकती है जमानत, तो जनता भी क्यों ना सर्टिफिकेट ले ले। अब भारतीय जनता पार्टी से केजरीवाल जी ने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। देख लो, हमारे नवीन जी का देखो चेहरा उतर गया, कैसे लाल लाल कल गुब्बारे जैसे थे। ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए। मैं शिवम जी जरूर कहना चाहूंगा, अभी हमारे मित्र यादव जी ने एक बात कही कि अयोध्या का फैसला श्री मोदी जी के कहने से आया है, तो मैंने एक चीज बताना चाहूंगा, सनातन धर्म के हजारों लोगों का शहादत है। ठीक है, हमारे हजारों लाखों अनुयायी श्री राम मंदिर के, एक मिनट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, नवीन जी, मुझे ये आदत बड़ी खराब लगती है। छिछोरापन मत किया करो डिबेट पे आके, किसी का लाइव चैनल है, ठीक है। आप हम चल रहे हैं, राजनीति की बातें कर रहे हैं और आप चलेंगे कहा। आपने अभी अयोध्या पे अभी आपने यादव जी अयोध्या पे आपने कमेंट किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहे हैं कि उनका फैसला दे दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपकी बात पे कहा कि तर्क उसी पे होता है। आपने ये प्रचार कराया, हम तर्क बताइए, आप तर्क पे हमारी बात समझी जाए। सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, मोदी जी भी उसका सम्मान करते हैं और आप सबको भी सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया कि नहीं? आपने प्रचार कराया था, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था तो आप लोगों ने प्रचार करा के सुप्रीम कोर्ट का ही उल्लंघन किया। अगर इतना पढ़े नहीं हो तो पढ़ना। मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे साथ अगर डिबेट पे आया करो तो ढंग से आया करो। आप धर्म की तरफ नहीं जा सकते हो, आप राजनीति कर रहे हैं। अगर ये तो बता दीजिए, आप बता दीजिए कि हम आप बता दीजिए कि आप संविधान को नहीं मानते। बताइए, आप संविधान को नहीं मानते? बोलिए कि आप को भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को नहीं मानते। हमारे देश का संविधान सर्वोच्च है। आप बता दीजिए कि गांधी जी को नहीं मानते, बताइए। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गांधी जी गुजरात से ही आते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के भक्त, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप संविधान मानते हैं या नहीं? हाँ या ना बताइए। संविधान को मानते भी हैं और संविधान को पूजते भी हैं। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान को माथे में लगाकर शपथ ली है। भूल जाते हैं। नवीन जी, आप कभी भी पूछ लेना, जब किसी डिबेट में हम हो तो वो पूछ लेना, और उसके बाद सुबह से जितने आपके प्रवक्ता हैं, प्रधानमंत्री जी से भी फोन करके पूछ लेना कि आपको दारा सिंह के साथ डिबेट पे बैठना है कि नहीं। आपकी जब अयोध्या जो मामले पे आया था आदेश, तो आप ही के प्रवक्ता, अभी हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास, पूरा डिटेल है। आपने कहा था कि मोदी जी के कहने पर आदेश हुआ है, और आज भी अगर वो इस बात का खंडन करता हूँ। ये हमारे पार्टी के प्रवक्ता इतना जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे। आप लोग पक्ष में आप कुछ भी कह सकते हैं। बस यही आपको सुनना था। सुप्रीम कोर्ट पे हमारे प्रवक्ता कोई भी इस तरीके की बात नहीं करता। सुनना था, मैंने सुन लिया, देश भी सुन लिया कि कल भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, आज भी बनाना चाहते हो, हाँ या ना? बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट भारत का मंदिर है, लोक मंदिर को नहीं, आप किसी को मानते हो? आज तिरंगे को नहीं मानते, आप देश के जो शहीद कर अपमान करती है, आपकी कंगना रनावत, आपकी कितने सांसद हैं, सब देश के जो क्रांतिकारी थे उनको अपमानित करते हो। आप लोग कहाँ से कहते हैं कि हम देश को मानते हैं? कौन से देश को? देखिए, आपका कहना अपने हिसाब से है, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी देश के तिरंगे को नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, हम सब आपको सलाम करते हैं। एक सेकंड नवीन जी, दारा जी, देखिए आप लोगों का 1 to 1 बहुत हो गया। सुनिए, एक सेकंड, दारा सिंह जी, दुबे जी नहीं, अब एक सेकंड, 1 to 1 बहुत हो गया। देखिए, नहीं, ऐसे मोनोलॉग नहीं हो सकता। हमारे साथ 2 और मेहमान है, दारा सिंह जी और नवीन जी। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। रमन सिंह जी, देखिए, पता है क्या, जब से ये ऐलान हुआ है ना कि अरविंद केजरीवाल अब जा रहे हैं इस्तीफा देने, सवाल ये उठ रहा है कि भाई अब मौका किसको मिलेगा, क्योंकि वो मनीष सिसोदिया को खुद कह रहे हैं कि हम इनको लेकर जमीन पर जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लक्ष्मण रेखा जो है उसको लांघेंगे और फिर वो अग्नि परीक्षा देंगे। अब सवाल ये कि भाई किसको देंगे? क्या आतिशी को मौका मिलेगा, सौरभ भारद्वाज को मौका मिलेगा? एक तो ये सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा ये कि क्या ये बाहर आके प्लानिंग की गई, या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही पूरी पटकथा लिख चुके थे कि भाई पहले ही ये आरोप लग चुका है कि भाई अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, सारे नेताओं के ऊपर शराब नीति से जुड़े मामले में उनकी पूरे नेताओं की छवि खराब हो चुकी है, तो उनको लगा कि छवि बनाने का एक ही मौका है, इस बार ग्राउंड पे इस्तीफा देकर सहानुभूति भी मिल जाएगी और छवि भी सही हो जाएगा। ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर, रमन सिंह जी। एक सवाल का जवाब दे दूं पहले, फिर आपका सवाल लेता हूं मैं। जी। नवीन जी ने एक कहा कि सीबीआई केंद्र के, मतलब सीबीआई भाजपा के सारे पर काम नहीं करती है, तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है जो अरविंद जी को जमानत देते वक्त उन्होंने सीबीआई के ऊपर की है कि सीबीआई को अपनी छवि पिंजरे वाले तोते जैसी बनाने से बचना चाहिए। और यही वक्तव्य एक समय पहले भी दिया गया था, यही वक्तव्य याद है ना आपको? बिल्कुल,
यूपीए सरकार के समय हाँ। पिंजरे का तोता बोला था और आज उसी टिप्पणी को दोहराया। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक जांच एजेंसी पर इस तरह की टिप्पणी उस जांच एजेंसी की साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज भी पूरे देश में विनय जी कहीं भी कोई घटना होती है तो लोग आज भी सबसे पहले मांग करते हैं कि इस केस की सीबीआई जांच हो। ये विश्वसनीयता है सीबीआई की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस एजेंसी का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया। इस कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी। विनय जी के सवाल, नवीन जी के सवाल का ये जवाब था जो उन्होंने जांच एजेंसी। दूसरा चीज, सीबीआई हो, ईडी हो, या जितनी भी जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं, उनका उद्देश्य कतई जांच करना नहीं था। यही कारण है कि 2 साल में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। 2 साल से जांच चल रही है, खूब गिरफ्तारियां हुई, खूब छापे पड़े, कोई इनको सबूत नहीं मिला, ना तो ये चार्जशीट दाखिल कर पाए और ना उस केस का ट्रायल शुरू हो पाया। जब किसी केस का ट्रायल नहीं शुरू हो पाता तो जमानत ही उसमें सबसे बड़ी राहत होती है। जमानत ही एक तरह से ये साबित करता है कि कोई सबूत नहीं है, सबसे बड़ी राहत, क्योंकि जमानत से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, केस ही शुरू नहीं हुआ। केस शुरू करना नहीं चाहते थे ये लोग एक्चुअली। इन लोगों का सिर्फ यही उद्देश्य था कि चुनाव आए तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दो, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दो। दिल्ली सरकार का हिस्सा भी नहीं है संजय सिंह जी। संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद है, वो दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया। तो इनका जांच करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, सिर्फ ये था कि अच्छा, इतना परेशान करने के बावजूद भी आज भी ये इनको सुकून नहीं है। आज भी ये अरविंद जी से और आम आदमी पार्टी की रणनीति से घबराए हुए हैं। पहले ये रात दिन चिल्लाते थे इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। अब जब आज इस्तीफा दे रहे हैं तो कह रहे हैं इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। तो इनको चूंकि कोई तरीका नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जाए। पिछले 3 चुनावों में जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हुई है दिल्ली के अंदर, जहां इनके पूरे केंद्र की सरकार, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री गली गली पर्चे बांट रहे हो, उस जगह इनको 70 में से 67 सीटों पर, 70 में से 62 सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है। तो इनको अरविंद केजरीवाल का कोई तोड़ नहीं मिल रहा, इसलिए कभी चिल्लाते हैं कि अच्छा ऐसा करो, इस्तीफा मांग लो, शायद कुछ हो जाए, तो चिल्लाते हैं कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। फिर अब जब इस्तीफा दे दिया तो बोले अरे अब तो इस्तीफा दे दिया, अब चिल्ला रहे हैं इस्तीफा क्यों दे दिया। क्योंकि भाजपा किंग कर्तव्य विमूढ़ है इस समय आम आदमी पार्टी को लेकर, करें तो करें क्या, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क पर जो काम किया है उसके आधार पर आज भी दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को पसंद करती है। तो अगर इतना काम किया था, इतना काम किया था रमन सिंह जी, फिर लोकसभा चुनाव में ये क्लीन स्वीप क्यों हो जाता है हर बार, कभी सोचा आपने? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों में अंतर है। दिल्ली की जनता का यह मूड रहता है, दिल्ली की जनता इस तरह का निर्णय करती है, वो दिल्ली की जनता का निर्णय हमको स्वीकार है। और लोकसभा में हमारा गठबंधन भी था, उसके बावजूद क्योंकि हुआ क्या कि ठीक लोकसभा चुनाव के समय हमारे सभी नेताओं को जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उसके कुछ दिन पहले तक संजय सिंह जी भी जेल में थे। तो सारे नेताओं को जेल भेज के, पूरी पार्टी को परेशान करके ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीत लिया हो, लेकिन अभी ये दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से दिल्ली की जनता का मत समझ में आ जाएगा। ठीक है रमन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। रतन तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब लगातार बीजेपी तो हमलावर है ही कि भाई बीजेपी देखिए दिल्ली को अनाथ कर दिया था, दिल्ली को बेड़ा गर्क बना दिया, दिल्ली को नरक बना दिया, दिल्ली को ये कर दिया, वो कर दिया। वैसे ही आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को नरक बना दिया, प्रधानमंत्री ने सीबीआई और ईडी के सहारे से विपक्ष को नस्तनाबूद कर दिया, बदले की राजनीति कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भाई दिल्ली में आप दोनों का गठबंधन भी हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में कितनी आप फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये पंजाब चले गए, पंजाब से आपको उखाड़ के फेंक दिया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई देखो अब अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, वो हरियाणा वाले सब बुला रहे हैं, अब हरियाणा की तरफ रुख मोड़ा जा रहा है गाड़ी का। हरियाणा में भी आपका बात बनी नहीं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल में ये गेहूं के साथ घुन भी पीस जा रहा है? मतलब लड़ाई जब भी त्रिकोणी हो रही है तो ये आम आदमी पार्टी वाले सबसे पहले आप ही को बगल कर देते हैं वहां से। तो अब यहाँ हरियाणा में भी नंबर वही है क्या? देखिए, पहली बात जो भी आपको समझना चाहिए कि हरियाणा में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। नहीं बिल्कुल, लेकिन इस बार लड़ाई तो है ना जो आप कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी का समीकरण और भारतीय जनता पार्टी का जो गणित है उसे बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पे तो एक तरफा हवा चल रही है। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमारे नहीं तो रतन जी, करता हूँ, मुझे ऐसे ये छूट रही कि अगर आपका गणित एक है, आम आदमी पार्टी का गणित एक है, फिर ये कॉम्बिनेशन हुआ क्यों नहीं? मतलब ये पूरा गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं शिवम जी। हमने लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में ये तय कर दिया गया था कि हमारा गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव पे है। विधानसभा चुनाव में हम अलग अलग लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, कर्नाटक में देखा, तमाम जगह आपने देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा चुनाव, लेकिन हरियाणा में भी हमने देखा कि लगातार 3-4 दिन तक बिस्किट, चाय, पानी सब होता रहा। नहीं वो नहीं देखिए शिवम जी, वो व्यक्तिगत सबके संबंध होते हैं। बिस्किट चाय, आप हमारे घर पे आएंगे, नवीन जी के घर पे हम जाएंगे, तो वो सब पता है क्या है, ये इतने मासूम आप भी नहीं है, इतने मासूम हम भी नहीं है, तो समझ मैं आपको क्लियर कर दूं। बाकी ये रमन सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, यही बताएंगे कि वहाँ किस लिए मुलाकात हुई थी, क्या हो रहा था। नहीं ठीक है। देखिए शिवम जी, अभी भारतीय जनता पार्टी अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर कुछ भी कह ले, अगर कल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, तो आप देखिए यही प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कहेगा कि अरविंद केजरीवाल तो बहुत ईमानदार नेता थे, वो कैसे फंस गए, कहाँ से फंस गए, वो सफाई देने लगेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं और सबको बताने की जरूरत नहीं शिवम जी। ठीक है रतन तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब ये लोग तो उत्तर प्रदेश में तो आपने खेला कर ही दिया बीजेपी के साथ में। अब लोग ये कह रहे हैं भाई देखिए, समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में 20 है और पूरी तरीके से सपोर्ट भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही छूटे, एक भव्य तरीके से ट्वीट आता है और फिर ये कहा जाता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जीत गया। अब ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतना ही इनोसेंट ये लोग बता रहे हैं केजरीवाल को, तो ये सुप्रीम कोर्ट से जाकर ये बोल देते कि देखिए अब आज तक तो प्रूफ हुआ नहीं, अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, तो ये केजरीवाल को सीधा क्लीन चिट ही दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट को तो क्लीन चिट देना चाहिए था। ये 6 और टर्म्स एंड कंडीशन क्यों लगा दिया जिसका आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं? नहीं दुबे जी, शायद आप पहले ही सुने नहीं पाए, हमने बताया ना क्या चल रहा है भैया। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी फंसी है और बहुत गलत जगह फंसी है। ना मुँह कर पाएगी ना आ कर पाएगी, सीधे अभी फिर रोएगी। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में एक थे भैया, वो 400 पार से शुरू किए थे और 15 पे आके रुक गए थे। तो अभी तो बयानबाजी शुरू होगी। अभी देखना इन लोगों की नोटंकी देखना, एक से एक शुरू। हमारे उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, जहाँ भैया यादव लिखा होता ढाई से गोली मार देते हैं, मुस्लिम होते हैं था से जेल में डाल देते हैं। अब ज्यादा बनवाओगे भैया, कभी हमारा कहीं रात में लाश मिलेगी तो आप ही हमें कहोगे दुबे जी डकैत दारा सिंह यादव, समझ गए। तो ज्यादा और ये कौन सा यादव था जिसको ठा करके गोली मार दिया गया, नाम बताइएगा जरा। अरे यहाँ पर अभी आपको हम कल, हमारा अगर ट्वीट ही आप ज्यादा देखते हैं तो भाई साहब कल मेरा ट्वीट देखना, सुबह डालूंगा 6:30 बजे, आप दंग रह जाओगे। आज भी मैंने डाला, आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री से 500 मीटर की दूरी पर एक राजेंद्र यादव अपनी आइसक्रीम की ठेलियां लेकर जा रहा था और मुख्यमंत्री जी की जाति का आदमी गाड़ी चढ़ा देता है और वो एक व्यक्ति मर जाता है। मैं उसके घर गया था, 4 साल का बच्चा है, पत्नी है, कोई सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी जा रही। एक दीवार है, उस पर टीन, मतलब लोहे की जो टीन होती है वो छाई हुई। आप मई जून के महीना में उसके वहां रुक नहीं सकते। एक गरीब आदमी को मार दिया गया, उसमें भी लीपापोती कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और जबकि मुख्यमंत्री जी के आवास के पास हो गया। तो भाजपा के जो चाल है, चरित्र है, जो कहना है, वो सब देश विरोधी है, जन विरोधी है। पता है क्या है दारा सिंह जी, एक चीज बताए, मैं वैसे बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन अब आप चले गए उतना दूर तक, तो मैं आपको बताता हूं। अब आप इतना मान लीजिए, जो कुछ भी आप कह रहे हैं इस पर न्याय होना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पता है क्या दारा सिंह जी, मैं जहां का रहने वाला हूं ना, वहां के एक समाजवादी पार्टी आपके सरकार में कैबिनेट मंत्री थे पारसनाथ यादव जी, आपको पता होगा। उनकी गाड़ी से फुटपाथ पर बैठे 4-5 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद हो हल्ला हुआ, मामला शांत हो गया।
दारा सिंह जी, ऐसे जातिवाद नहीं करते, घटनाएं होती हैं, जांच होनी चाहिए और जो गलत है उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जातिवाद बीजेपी कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सर आप क्या कर रहे हैं? आपको यादव मुस्लिम याद आ गया? तीसरा वाला एग्जाम्पल काहे नहीं दिया आप? नहीं, आप बताइए कि मैं तिवारी जी की जब मूर्त नहीं लग रही थी मैंने विरोध नहीं किया? मैंने ये नहीं कहा कि तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नेताओं का उसका विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ? क्या आप छेड़े हो तो सुनो। दारा सिंह जी मैं कह रहा हूं ना, उस फील्ड में मत जाइए। मैं बता रहा हूं दारा सिंह जी, फंस जाइएगा। सुन लीजिए, आप सुनिए। हाँ। मुख्यमंत्री जी का काफिला निखरता है अर्जुनगंज से, 12 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 2 सिपाही थे वो शहीद हो गए। आप बता दीजिए उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? नहीं दारा सिंह जी, देखिए मैंने कहा ना, अभी उधर नहीं जा रहा, आज टॉपिक कुछ और है। जिस दिन वो टॉपिक होगा आपको बुलाएंगे और उसके बाद विधिवत बात कर लेंगे कि कहां कितना मामला हुआ, क्या हुआ, वो हम देख लेंगे। हम अभी आज अरविंद केजरीवाल पर बात कर रहे हैं। अभी डिबेट पूरी डिले हो जाएगी, पूरी तरीके से बहक जाएगी डिबेट, इसीलिए हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर इनोसेंट है तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन क्यों चिपकाया गया उनके माथे पर? और अगर इतने इनोसेंट है तो अब उनको रिजाइन या एक तरीके से कहे कि अब उनको मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ना पड़ रहा है भैया? नहीं, आप बता दीजिए, क्या जनता से सर्टिफिकेट लेना क्या कोई गलत बात है? नहीं, जनता से सर्टिफिकेट आप बता दीजिए कि वही अरविंद केजरीवाल जी थे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत उनको जनता ने फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। उस मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं कर दिया? आप बता दीजिए। जो विभाग ईमानदार होते थे, जो विभाग जो होते थे कि हाँ मांग की जाती थी कि इस विभाग द्वारा जांच कराई जाए, आज उस विभाग को बदनाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसको क्या बना लिया? आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को जो होनी चाहिए थी देश के अंदर, उस सीबीआई को इन्होंने अपना कार्यकर्ता बना लिया। हाँ। अपना सदस्य बना लिया। ठीक है, नवीन शर्मा जी जवाब दीजिए। सीबीआई को आप कार्यकर्ता बना लिए हैं और ये बात तो सच है कि अगर इतना ही था तो ट्रायल क्यों नहीं करवाए महाराज? ट्रायल करवा के 2 साल में रफा दफा कर देते ना। मतलब आज अगर ये नौबत आई है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है, सीबीआई को तोता कह दिया, सर आपको नहीं लगता है कि आपके कार्यशैली पर या आपकी जो जांच एजेंसियां हैं वो किसको रिपोर्ट करती हैं, कौन नहीं जानता है? तो ये सवाल तो खड़ा होगा नवीन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जी कि सीबीआई का अपना ट्रायल है। हाँ। और कोर्ट के सामने उनको पेश होना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के ट्रायल को नहीं रोका हुआ है, ना ही मेरा ट्रायल से कोई मतलब है, ना ही इन पार्टी का कोई मतलब है। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट खुद सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो उनका अपना खुद का डिसीजन है, उससे हमारी पार्टी का कोई विरोध नहीं है। वो ट्रायल आज ले लें या 1 साल बाद लें, वो सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई का कहने का मतलब है। सीबीआई और रही दूसरी बात, विपक्ष के पास आज की डेट में वो भ्रष्टाचार करते हैं, शराब कांड करते हैं, लूटपाट करते हैं और इनकाउंटर उनका होता है अपराधियों का। आदरणीय श्री दारा सिंह जी, एक जी मैं कहना चाहूंगा, आपने इनकाउंटर की बात कर दी, तब डकैती डालने वाला जातिवाद से मत देखिए, वो अपराधी है, अपराधी होता है। अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती। सुनिए नवीन जी, आप उसको आदरणीय दारा सिंह जी, आपने जो बिंदु उठाया है और आपने अभी एक बात और कही कि मुख्यमंत्री जी के जात का आदमी फरार है, इस तरीके के संबोधन पे मैं निंदा करता हूँ। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं दारा सिंह जी। अपराधी कोई भी हो, वो पकड़ा जाएगा, कानून अपना काम करता है। और यूपी में श्री योगी सरकार मॉडल बेस्ट मॉडल गिना जाता है पूरे भारत में। आज हमारे यहाँ अपराधी अपराध करते हुए सोचता है कि अब हमें बचना मुश्किल है, क्योंकि अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती है। अपराधी से जात धर्म का कार्ड खेलते मत खेलिए, जनता के विकास की बात करिए, जनता की विकास की बात। रही श्री केजरीवाल जी की नैतिकता तब अच्छी होती जैसे ही उनको जेल जाना पड़ा, उनको वहीं से इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने 177 दिन रहकर जेल के अंदर ये साबित किया कि मैं प्रोग्रामिंग कैसे करूं। सर दिल्ली को अनाथ करके गए हैं वो, आप क्यों उस मुद्दे को पकड़िए ना सर। और पहली बार जो आपने कहा 49 दिन की सरकार चलाने में उनका साथ किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी का उनका संगठन था, कांग्रेस से उनका टाई अप था। उत्तर प्रदेश में आपका दरोगा 30,000 रुपया लेगा भू माफिया से घर खाली कराने के लिए। सर भू माफिया कहाँ पर कहाँ चले गए हैं आपको भली बात पता है। हमारी योगी सरकार भू माफियाओं की यमराज है। उत्तर प्रदेश में आप बताइए, कानपुर में जमाने चले गए, कटा हुआ कपड़े नहीं, सरकारें चली गई। अब श्री योगी मॉडल उत्तर प्रदेश की पुलिस न्याय करना जानती है, गलत के साथ गलत होगा, वहाँ जात धर्म की बात नहीं होगी। रही बात में हरियाणा के लिए आदरणीय रतन तिवारी जी ने एक बात कही थी, वो भी जवाब दे दूं।
सर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। डीजल देना बंद कर दिया, धक्का लगवा रहे हो उससे। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का टाई अप नहीं हो पाया है। उन्होंने कोशिश बहुत की, आपने उस कोशिश को नकार दिया। तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हुड्डा साहब ने कुछ दिन पहले ही एक भाषण दिया जनता के बीच में कि पहले एक वोट कटवा था, अब 2 वोट काटने वाले आ रहे हैं। तो सर आप ये देखिए कि आप कहीं ना कहीं पार्टी आपकी क्या नजारा करती है। और भारतीय जनता पार्टी को श्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विश्वास के साथ जनता के सामने अपने मुद्दों के साथ खड़ी है। और हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार ही बना रहे हैं। और दिल्ली फरवरी में जब चुनाव होगा विधानसभा का, आज वैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ नवंबर में चुनाव करा दिए जाएं, मगर सर वो तो चुनाव आयुक्त है, वो तो उनके अपने पे जैसा जिसका शासनकाल है वैसे ही रहेगा। दिल्ली में फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, आपके यही विधानसभा में, आप देख लीजिएगा। ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए उन्होंने कहा कि भैया नवंबर में ही इसका महाराष्ट्र का भी चुनाव करवाइए, और अब चुनाव वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं जनता के बीच में जाने के लिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, अब इनके पास सिंपैथी वाला कार्ड है, क्योंकि इनके सारे नेताओं की छवि भ्रष्टाचार वाली हो चुकी है, और उस भ्रष्टाचार की छवि को छुपाने के लिए ये जनता के बीच में जा रहे हैं। वरना अब तक अगर इतने ही पद के लोभी ना होते तो ये दे देते। इतने दिन जेल में थे, साइन तो वैसे भी नहीं ऑफिशियली कर पा रहे थे सही तरीके से, तो इसलिए दे देते। लेकिन अब जनता के बीच जाना है सिंपैथी वाला कार्ड लेकर के। देखिए बीजेपी वालों ने हमको इतना परेशान किया, सीबीआई और ईडी ने हमको इतना परेशान कर दिया, हम आपके बीच में आए हैं अब ये जानने के लिए कि आपकी क्या राय है, हम गलत हो तो हमें वोट मत दीजिएगा सही। अब बीजेपी इसे पूरी तरीके से जालसाजी और ड्रामाबाजी बता रही है। वो कह रही है अरविंद केजरीवाल से बड़ा ड्रामेबाज तो भारतीय राजनीति में कोई है ही नहीं। क्या बोल के आए थे, आज क्या कर रहे हैं रमन सिंह जी? जी ड्रामेबाज और झूठ बोलने में कौन माहिर है पूरा देश जानता है। मैं फोरम के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहूंगा, पूरा देश जानता है कि झूठ बोलने में कौन माहिर है, किसे भारत का सबसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति माना जाता है। लेकिन जैसा कि नवीन जी ने कहा कि अब इस्तीफा क्यों दिया या दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं तो एक छवि बन गई है। आम आदमी पार्टी और सिंपैथी की बात करी तो आम आदमी पार्टी के लिए कोई पहला चुनाव नहीं है। हम लोग जब पार्टी बनाई तब चुनाव जीते, कोई सिंपैथी वाला नहीं था। जब दोबारा चुनाव हुए 70 में से 67 सीटों पर जीते, कोई सिंपैथी का कार्ड नहीं था। हम 70 में से 62 सीटों पर जीते, कोई सिंपैथी का कार्ड नहीं था। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो ये बात करती है कि अगर हमने काम किया हो तो आपको वोट देना। हम कतई नहीं कहते कि आप हिंदू मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, मुसलमान आपके घरों में कब्जा कर लेंगे, आपकी जमीनें मुसलमानों को बांट दी जाएंगी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति ये बातें करता है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। नहीं आपकी पार्टी तो सीधा सीधा एक वक्त पे ये भी कह दी थी कि महाराष्ट्र में हमारे सरकार होता तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी एंटीलिया गिरवा देते। अब बताइए। बिल्कुल जो कानूनन तय है, जो कानूनन सही है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होती। अगर एंटीलिया अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए, किसी दूसरे की जमीन पर बनाए तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए विनय जी? देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी बात कोई भी हो, वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो, किसी की भी जमीन हो, अगर कोई किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके अगर किसी ने घर बनाया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को कब्जा कर लिया हो तो नहीं, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हो तो वक्फ बोर्ड में कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड ठीक है रतन तिवारी जी, ठीक है रतन तिवारी जी, देखिए अब बीजेपी वाले तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जब दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया तब जाके इस्तीफा दे रहे हैं। वो इसमें जितना बड़ा वो अरविंद केजरीवाल को पूरा विलन बना रहे हैं, उससे ज्यादा तो आपको बना रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस थी जिसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लाकर बैठा दिया, अब उन्हीं के सर पर चढ़कर आम आदमी पार्टी वाले तांडव कर दिए। अब कह रहे देखिए हमारी तो हरियाणा में 70 की 70 सीट तय है, बाकी जो बचती है ये आपस में लड़बड़ जाएं,
हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गठबंधन इनका हुआ नहीं, इसलिए आपस में चाहे जितना लड़े 70 सीट तो हमें मिल ही जाएगी। शिवम जी, आपकी बात से बड़ी मुस्कुराहट आ शिवम जी, नवीन शर्मा जी को रिसर्च करके आना चाहिए। इनके पार्टी के सबसे ज्यादा नेता जो पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनके कई मंत्री, पूर्व विधायक सब भगदड़ मची हुई है और ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो पिछली बार भी हम 32 सीट लेके सरकार बनाने के दहलीज पे आ गए थे, लेकिन कहीं न कहीं इनका और चौटाला जी के गठबंधन ने हमको पीछे ढकेल दिया। लेकिन आज तो चौटाला जी भी इनसे लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी इनसे लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी भी इनसे लड़ रही है और हरियाणा की जनता अपने हक के लिए इनसे लड़ रही है। और मैं बड़ी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की लहर होती तो शायद खट्टर जी को बदलना न पड़ता, और खट्टर जी को तो बदल दिए, सैनी साहब भी अपने विधानसभा छोड़ के भाग रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरे हरियाणा का मिजाज जो है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मेजोरिटी नहीं, प्रचंड बहुमत से हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि सत्ता से बेदखल होने का समय आ चुका है। जो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तो हरियाणा में जांच के बड़े बड़े मंत्री नापे जाएंगे, आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, नवीन शर्मा जी जवाब दीजिए और सवाल भी ले लीजिएगा, साथ में जवाब दीजिएगा। सवाल ये कि भैया देखिए, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो वो हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी भी पार्टियां जो आपके साथ थी 2019 में वो अब आपके साथ है नहीं। अब वही चीज तो रतन तिवारी जी कह रहे हैं कि अब ये अकेले हो गए हैं, इनको चौतरफा घेरा जाएगा, कहीं ना कहीं कोई 1 सीट 2 सीट 3 सीट पूरा डैमेज करेगा। डैमेज करने के बाद लास्ट में अगर कहीं गुड़ा गणित बैठा तो सबको साथ लाके हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा तो है, सबको साथ लाके सरकार बना लेंगे। क्या हुआ, थोड़ा गृह मंत्रालय इधर उधर हो जाएगा तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री पद तो आ ही जाएगा, तो दावेदारी तो हो ही जाएगी। नवीन शर्मा जी, चिंता और आपको करने की जरूरत है। और रतन तिवारी जी जो दूसरी बात कह रहे हैं कि आपके नेता जिस बल्क में आपकी पार्टी छोड़कर गए हैं ना, आपके लिए चिंता का विषय है। नवीन जी, लड़ाई आपके लिए आसान नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं अभी तो मुख्यमंत्री के पद पर भी विवाद चल रहा है। रतन जी की बात को जरूर कहूंगा। इसका मतलब ये मानते हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, ये इनका मानना है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे सहयोग में काम कर रही है। देखिए, इनकी दो ही बात को मैं एक बात में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, तो कांग्रेस को थोड़ा तो समझना चाहिए कि उनका फीडबैक क्या होगा। देखिए, इनका फीडबैक इनके नेताओं का क्या होगा, और जो हमारी पार्टी से छोड़कर चले गए हैं, जिनका टिकट पार्टी ने नहीं दिया, भाई नए नेतृत्व को पार्टी मौका देगी ना। 5 साल कोई हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनेगा तो उसके आगे दायित्व बनेगा ना। जब आप हमारे यहाँ से छोड़े हुए नेताओं को पकड़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है? अरे भैया सुन तो लीजिए, कंधे पे सवार नवीन भाई, जब नेता दूसरी पार्टी में भाग के जाते हैं तो वो मिजाज को समझ लेते हैं कि प्रदेश का मिजाज क्या है और सरकार किसकी बनने वाली है। कर्नाटक में भगदड़ मची थी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री तक कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे, तो वहां पे प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनी थी। तो कहीं ना कहीं मिजाज लोग समझते हैं जो बड़े बड़े नेता हैं। तो अब ये क्लियर है। आप मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े हैं, ये तो आप मानते हैं ना? अरे बिल्कुल, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े नेता हैं वही तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सर, हरियाणा में आप सरकार कैसे बनाएंगे? आप सरकार कैसे बनाएंगे जब आप भारतीय जनता पार्टी के ही छोड़े हुए नेताओं को पकड़ के बना? भैया, 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, 1 to 1 डिबेट कर लेंगे। एक सेकंड रतन जी, नवीन जी, वो रमन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। रमन सिंह जी बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल रमन जी, आप भी कहें। नवीन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी अमित शाह जी ने कुछ समय पहले ही कहा था कि सैनी साहब ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे, लेकिन आज अनिल विज जी ने भी अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने भी कहा है कि मैं सबसे सीनियर व्यक्ति हूं हरियाणा का, हरियाणा भाजपा में सबसे सीनियर व्यक्ति हूं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे ही होना चाहिए। तो जो आपकी पार्टी में जो खींचतान मची हुई है उस पर भी कुछ कहना चाहिए। रमन जी, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, जनता की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 10 करोड़ के सदस्य हैं और हर एक व्यक्ति का अपना दायित्व है, अपना काम है, अपने साल है। एक व्यक्ति ने पार्टी को सींचा है। रही बात जो हमारी आखिरी कमेटी दिल्ली बोर्ड है, जब वो जानती है सीनियरिटी, क्योंकि उसके पास, हमारी पार्टी के पास सभी नेताओं का कार्यकाल है, सबका सीनियरिटी है, पार्टी डिसीजन लेती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री JP नड्डा जी
आपके डिसीजन लेंगे, कार्यकारिणी अरे टीम लेती जेपी है। अड्डा जी डिसीजन लेंगे, लेकिन मोदी जी डिसीजन ले लेते हैं। जेपी अड्डा जी को डिसीजन डालने दे दिया जाता है। एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। जेपी अड्डा जी डिसीजन कहाँ ले पाते हैं? नरेंद्र मोदी जी डिसीजन लेते हैं, अमित शाह जी डिसीजन लेते हैं। जेपी अड्डा जी को आप कहिए कि आप डिसीजन लीजिए। सर, आदरणीय जेपी नड्डा जी अपने डिसीजन पूरी कमेटी के साथ लेते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी टीम के जेपी साथ अड्डा बैठता जी है। का कुछ नहीं चलता नवीन भाई, आपको मैं बता दे रहा नहीं हूँ। रतन तिवारी जी, मुझे लगता है नहीं हाल नेताओं है। के नाम सही प्रोनाउंस किए जाए तो अच्छा है। अरे यही तो अभी शुरुआत की है, इन्होंने तो कहा जेपी अड्डा। नहीं हो सकता है, वो हो सकता है वो निकल गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे के पार्टी के नेताओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी बात रखिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए, दूसरी चीज क्या है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अकेले लड़कर ये बता रही है कि जनता का जो हमने विकास किया, जनता के लोगों के बीच नहीं में नवीन हम जी, रहे यहाँ हैं। सवाल खड़ा होता है, अकेले लड़ रहे हैं या अकेले पड़ गए? सर देखिए, सबसे पहली चीज ये है, हम अपने कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हैं, अपने वहाँ चलिए ठीक है। देखिए समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रतन तिवारी जी, दारा सिंह जी आपका भी, रमन सिंह आजाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में केजरीवाल का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति में लक्ष्मण रेखा को लांघकर अब अग्नि परीक्षा तक बात आ चुकी है। और चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।